हेलो स्टूडेंट, देखिए आंकड़ों के संकलन और आंकड़ों के व्यवस्थीकरण यानी कि आंकड़ों के वर्गीकरण के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो आपने आंकड़ों को सही क्रम में सही गुणों के आधार पर विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकृत किया है ना, अब उसको रिप्रेजेंट करना है, उनको प्रस्तुत करना है। तो आंकड़ों को प्रस्तुत कैसे किया जाए? आंकड़े को प्रस्तुत करने के वैसे तो कई तरीके हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग बताया जाता है, लेकिन आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आंकड़ों के प्रस्तुत करने की सारणीयन विधि यानी कि टेबुलेशन मेथड के बारे में, कि जहां पर आंकड़ों को किस प्रकार से सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो सारणियां क्या होती है, सारणियों की विशेषताएं क्या क्या होती है, ठीक ना, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आंकड़ों के प्रस्तुतकरण के हिसाब से जो क्लासिफाई किया गया है तीन प्रमुख, लेकिन एक चौथा टाइप भी है जो आपको बताना चाहिए और आपको पढ़ना भी चाहिए। जो चौथा टाइप, पहला टाइप जो है सारणी टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है चित्र या डायग्राम, तीसरा होता है रेखा चित्र। और यहीं पर एक चौथा टाइप होता है जिसको बोलते हैं विवरण, ठीक है ना, विवरणात्मक तरीके से। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जब विवरण मतलब टेक्स्ट के माध्यम से चीजों को लिखकर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है ना, उससे बोलते हैं आंकड़ों का विवरणात्मक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो ये प्रमुखता ये चार प्रकार हो गए, लेकिन वो विवरणात्मक जो प्रस्तुति वो पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। आज की इस क्लास में मैं आपको केवल सारणी के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आने वाली क्लासेस में लगातार आपको डायग्राम कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनाया जाता है, रेखा चित्र कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। बस बने रहने की जरूरत है मेरे साथ, ठीक है। मत भूलिएगा द इकोनॉमिक्स गुरु आपका बेस्ट चैनल है, जहां पर आपको अपने कोर्स रिलेटेड बेस्ट मैटर बिल्कुल एकदम वेल नोट्स के साथ मिल जाता है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नोट्स उठाना है, पढ़ना है, समझना है। डाउट होता है ना, मैं बिल्कुल हूँ, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए हम बात करते हैं सारणी के बारे में। सारणी क्या होती है, ठीक है ना। और सारणी को अगर हम डिटेल से समझे, सारणी टेबल बोलते हैं इसको। सारणी बनती है टेबल, और सारणी होता क्या है, सारणी को हम कहीं कहीं तालिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। तालिका बोलते हैं इसको, टेबल मतलब यहाँ पर इस तरह से तालिका बनाई जाती है जहां पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तो होता क्या है, ये होता है, इसको अगर हम सिर्फ एक लाइन में कहते हैं, कॉलम तथा पंक्तियों का व्यवस्थित रूप सारणी कहलाता है। कॉलम ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ, ये जो होता है वर्टिकल फॉर्म, इसको हम जो है कॉलम बोलते हैं। और जो ये इस तरह की चीजें होती है हॉरिजॉन्टल वे में, इसको बोलते हैं पंक्तियां। ये पंक्तियां हैं और ये कॉलम है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉलम और पंक्तियों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है। इसी चीज को प्रोफेसर नीज वेंजर के ने डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा, एक सांख्यिकीय सारणी आंकड़ों का कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है। मतलब जब हम किसी भी आंकड़ों को इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, सारणी या फिर तालिका। अब बात आती है सारणी वगैरह हमने समझ लिया, अब हम बात करेंगे सारणियन के बारे में। व्हाट डू मीन बाय टेबुलेशन, ये सारणियन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। सारणियन का मतलब सारणी के रूप में प्रस्तुत करना। सारणियन वास्तव में आंकड़ों को खानों व पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने की विधि होती है, जिसमें आंकड़ों की विशेषताओं को स्पष्ट किया जाता है। मतलब एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रक्रिया है जहां पर एक टेबल के माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए आपको दिखाना है क्लास के डेटा, छात्र कितने हैं, छात्रों की संख्या, क्या दिखाना है, छात्रों की संख्या। यहां पर हम दिखाएंगे कक्षा और यहां पर दिखाएंगे हम संख्या। कक्षा 11वीं में कितने सात छात्र, हम मान लिए 70। कक्षा 12वीं में कितने छात्र हैं, हमने मान लीजिए 75। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, छात्रों की संख्याओं को एक बहुत ही आसान तरीके से, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से टेबल बना के शुरू कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया रही जहां पर हमने आंकड़ों को दिखाया, इसको हम क्या बोलते हैं, सारणियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सारणियन, ठीक है। अब सारणियन के बारे में प्रोफेसर ब्लेयर ने एक्सप्लेन किया है। उनके अनुसार सारणियन विस्तृत अर्थों में कॉलम और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्था है, एक साइंटिफिक व्यवस्था होती है जहां पर हम जो है अपने आंकड़ों या कि डेटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? डाउट होता है, मैंने क्या डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपने डाउट लिखेंगे, मुझे बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलो समझ में आ गया हम लोग। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा वर्गीकरण के बारे में, कि आंकड़ों को
उनके गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर एक ग्रुप में बांटना वर्गीकरण होता है। और सारणीयन क्या होता है, जो ग्रुप डेटा होता है उसको सही तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सारणीयन होता है। अब इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, तो अंतर क्या है, देखिए मैंने कुछ अंतर आपको बता रखे यहाँ पर, डिटेल वे में आपको समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, वर्गीकरण में आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि यहाँ पर गुणों को प्राथमिकता दी जाती है, अलग अलग गुणों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। जबकि वर्गीकरण के बाद आंकड़ों का सारणीयन किया जाता है। बांटने के बाद उसको रिप्रेजेंट दिखाना भी तो है, यानी कि सारणीयन जो है वर्गीकरण पर आधारित है, क्योंकि सबसे पहले आंकड़ों का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। संकलन करने के बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है, और वर्गीकरण होने के बाद ही आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और प्रस्तुतिकरण की एक विधि है सारणीयन। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, वर्गीकरण में आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे एक तरफ लड़के, एक तरफ लड़कियां, कॉमर्स के अलग, आर्ट्स के अलग, साइंस के अलग, तो उनके समानता और असमानता के अनुसार बांटा जाता है। एक समान को एक ग्रुप में, असमान को दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। सारणीयन में वर्गीकृत आंकड़ों वर्गों को रेखाओं द्वारा विभिन्न स्तंभों यानी कॉलम, पंक्तियों यानी कि रोज में प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टि से सारणीयन वर्गीकरण का एक अंतरार्थ कि मेन काम तो वर्गीकरण में होता है, बांट लिया जाता है, उस बांटने के केवल दिखाया जाता है, मतलब केवल शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। थर्ड पॉइंट, वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि है। ये एक प्रक्रिया है जहां पर हम किसी भी चीज को विश्लेषण कर सकते हैं, और विश्लेषित आंकड़ों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सारणीयन होता है। नंबर 4, वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों को वर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणीयन के अंतर्गत उसी वर्ग और उपवर्गों को शीर्षक या उपशीर्षक के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, वर्गीकरण में प्रतिशत, अनुपात आदि नहीं दिखाए जाते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि सारणीयन में प्रतिशत का, अनुपात का आदि ये जो भी चीजें है उसको दिखाया जाता है कि हम किस चीज को सारणी के अंतर्गत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अंतर है, जो आपको समझना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं सारणीयन के यानी कि जो टेबुलेशन है उसके महत्व क्या है। इसके गुणों की बात करके महत्व और गुण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है, हमारे पास जब आंकड़ों का संकलन करते हैं हमारे पास बहुत सारा डेटा हो जाता है, उस डेटा को गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। केवल बांटना ही नहीं भाई, बांटने के बाद कहीं रखना भी तो है, रखेंगे कैसे। व्यवस्थित डेटा को अगर हमने सही तरीके से नहीं रखा तो फिर से वो अवस्थित होने का चांस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारणी के माध्यम से एक बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसको एक छोटे तरीके से एक बहुत अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करना होता है। इसलिए सारणी के महत्व की जब बात करते हैं तो पहला पॉइंट होता है कि पर्याप्त किंतु छोटा आकार होता है, मतलब बहुत बड़े डेटा को छोटे से आकार में तालिका के अंतर्गत क्या करते हैं ना, शो करना। ये बहुत ही आकर्षक होता है क्योंकि जब हम लिखेंगे हमें दिखने में, पढ़ने में हर तरीके से बड़ा सुंदर लगता है, और इसको रिप्रेजेंट करने में आसानी के रंग का प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, कई प्रकार से इसको जो है रखा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आंकड़ों का सरलीकरण। जो आंकड़े हमारे पास अव्यवस्थित तरीके से रखे होते हैं उसको व्यवस्थित करने के बाद अगर तालिका में रख दिया जाए तो पढ़ना, समझना और लास्ट में उसका रिजल्ट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। दैट मीन्स सारणीयन के माध्यम से आंकड़ों का सरलीकरण किया जाता है, ठीक है ना, ताकि कोई भी देख के पढ़ सके। समय की बचत होती है क्योंकि हमें सभी डेटा को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास सारणी में सारा डेटा दे रखा होता है, एक क्या कहते हैं एक अच्छी तरीके से मैनेज वे में अब उसको आसानी से समझा सकता है, जिससे हमारे उस डेटा को समझने की जो टाइम होती है, टाइम भी कम खर्चा होता है। समस्या का ज्ञान हो जाता है कि अभी प्रॉब्लम क्या होती है, तुलना में सहायक होती है। एक तालिका को उससे रिलेटेड से दूसरे डेटा की तालिका से हम आसानी से जो है तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और सबसे पहली बात जो गलतियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियों को भी हम आसानी से जांच सकते हैं कि हमें कलेक्शन से रिलेटेड, वर्गीकरण से रिलेटेड कोई गलतियां तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर इन सबको बारे में जानना है तो सारणीयन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहने वाली बात भी है, सारणी ही वो होता है जहां पर वास्तव में डेटा को दिखाया जाता है। क्योंकि कोई भी डेटा वर्गीकरण करना है तो आप कहीं पर अगर आपको मैंने कह दिया कोई स्टूडेंट आए हुए, जाओ बेटा आपके स्कूल के जितने भी क्लास है सारे क्लास के बच्चों की संख्या लिखो, आप कैसे लिखोगे? जाहिर सी बात है आप क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे क्लास, कक्षा, और एक तरफ लिखोगे छात्र संख्या।
ठीक है ना। तो ये जो प्रस्तुति है ना कक्षा के अनुसार छात्रों की संख्या, ये भी सारणी ही है, क्योंकि इसको अगर लाइन खींच दिया जाए, देखिए यहाँ पर ये हो जाए कक्षा 6 7 8 9, अब यहाँ पर छात्र संख्या, तो ये रॉ और कॉलम ही तो बन गया। इसका मतलब कितने सारे हजारों छात्र को संख्या को हमने एक छोटे से तालिका में रिप्रेजेंट कर देंगे। इससे कोई भी समझ सकता है किस क्लास में कितने बच्चे हैं, किसमें ज्यादा है किसमें, कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक, अगर आपको एक बहुत ही अच्छी और सही उत्तम बढ़िया सारणी बनानी है तो उसके लिए कौन कौन से लक्षण का होना जरूरी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसेंशियल्स, कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सारणी टेबल बनाने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले चीज होती है उचित आकार। जो सारणी बनाएंगे उसका जो साइज होता है वो एक परफेक्ट शेप में होना चाहिए, ना ही कुछ आंकड़े अगर छोटे होते हैं तो बहुत छोटा ना बन जाए, अगर बड़े होते हैं हद से ज्यादा बड़ा ना बन जाए। तो दिए गए आंकड़ों को एक उचित आकार में प्रस्तुत करना, यानी कि एक ऐसा तालिका बनाना, यानी तालिका बना रहे 4-5 पेज का बन गया तो क्या फायदा। हम संक्षिप्त कर रहे तो बड़े डेटा को छोटे तरीके से और आसान बढ़िया तरीके से, ये बहुत छोटा भी ना हो बहुत बड़ा भी ना हो, एक सही आकार का लेना। उद्देश्यानुसार इनकी पर्पस बेस्ड, जो हमारा डेटा को कलेक्ट करने का जो मोटिव है उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। मतलब किस तरह से, अगर मान लो हमने कक्षा के अनुसार हमें दिखाना है जेंडर बेस्ड संख्या, तो हम क्या करेंगे तालिका को इस तरह से बनाएंगे ताकि जेंडर को शो करे। यानी कि यहाँ पर हम दिखाएंगे छात्र संख्या, छात्र संख्या में एक तरफ हो जाएगा बालक और एक तरफ हो जाएगा बालिका, और यहाँ हो जाएगा कुल, और यहाँ हम लिख देंगे क्या चीज कक्षा, कक्षा 11 और कक्षा 12। 11 में बालक कितना है, ठीक है ना 14, बालिका कितना है 12, 12 में बालक कितना है 15 और बालिका कितना है 10, तो ये टोटल हो गया 25 और ये टोटल हो गया 26। तो ये जो डेटा होता है ना, देखिए हमारे उद्देश्य को कि हमने ये पता करना है कि लड़के लड़कियां कितनी है, तो ऑटोमेटिक हमें ये क्लास के हिसाब से पता चले। तो तालिका उद्देश्य के अनुसार बनाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर, सब कुछ होना चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या दर्शाया, रो में क्या दिखा रहे हैं, रो में क्या है, कॉलम में क्या है, हर एक चीज के तरीके से स्पष्ट क्लियर होना चाहिए इंस्ट्रक्शन। तालिका ऐसे हो कि सेम तालिका, मान लो ये हमारा 2022 का है, 2023 का डेटा बनाएंगे तो भी इस तरह से बनाएंगे, तो आराम से दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं किस साल कितने बच्चे कम ज्यादा है, लड़के इधर कम थी या ज्यादा, तो आराम से हम जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दिखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक और सुंदर होना चाहिए। ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट है जो एक अच्छे तालिका के लिए जरूरी है। अब बात ये कर देंगे, चलो ठीक है हमने तालिका बहुत पढ़ दिया, तालिका ये चाहिए वो चाहिए, तालिका बनता कैसे है। तो तालिका को बनाने के लिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको सामने दे रखा, तालिका का प्रारूप। तालिका को मुख्यतः इस तरीके से ही बनाया जाता है, इसमें कुछ पॉइंट्स है ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तालिका की संख्या, क्रम संख्या, यानी कि तालिका कौन सा नंबर है, पहला नंबर की तालिका है, दूसरे नंबर की है, तीसरी नंबर, वो यहाँ पर नंबर लिखा जाता है। ठीक है ना। दूसरा तालिका बनाने का शीर्षक, यानी कि तालिका में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छात्र संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम छात्र संख्या रिप्रेजेंट करने वाले, और ये तालिका नंबर हमारा कौन सा है, फर्स्ट। अब ये हो गया मुख्य नोट। मुख्य नोट का मतलब होता है, आप यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य नोट लीजिए किसी की तालिका की, हम कुछ कोई भी चीज हो, ठीक है ना, मान लीजिए जिसमें केजी को दिखाना है, जो हम सात संख्या है यहाँ पर नंबर दिखाएंगे, अगर मान लो हजारों में है तो 1000 दिखा देंगे, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर दे देंगे। अब ये देखिए ये हो गया हमारा इस तरह से जो आ रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या चीज, पंक्ति, सॉरी कॉलम, और ये जो हो गई हमारी पंक्ति हो गई रोज। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति। अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं शीर्षक, यानी कि हम किस चीज को दिखाने, यहाँ पर हम दिखाएंगे क्या चीज, छात्र संख्या। उप शीर्षक हो गए, मान लीजिए 2 वर्गों में बांट दिया, यहाँ पर एक तरफ होगी छात्रा और एक तरफ हो जाएंगे छात्रा, और ये हो जाएगा योग, और यहाँ पर हम दिखाएंगे पंक्ति शीर्षक, इसमें क्या दिखाएंगे, यहाँ पर होगी हमारी कक्षाएं, कक्षा 11 कक्षा 12, अब अलग अलग ग्रुप बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मुख्य भाग, यहाँ पर सारा डेटा आ जाएगा मेन, ये मुख्य भाग हो गया, इनका टोटल यहाँ लिखेंगे, फिर हो जाएगा योग की यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं। ठीक है ना। लास्ट में क्या करेंगे, ये होता है फुट नोट। फुट नोट ये बताता है कि एक्चुअली में हम यहाँ पर किस चीज को दिखाने वाले हैं, एक छोटे आकार में दिखा देंगे, और सोर्स हमें ये डेटा कहाँ से मिला, ठीक है ना, डेटा कहाँ से मिला सोर्स लिखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट का होना तालिका में बहुत ही ज्यादा
जरूरी है, ताकि तालिका एक बहुत ही मैंने बना रखा है, ठीक है ना। ये बनाने में बड़ा, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। डेटा को मान लीजिए इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा एक सही तरीके से, कि तालिका वो अच्छा होता है ना जो दिखने में अच्छा हो, और उसमें जो डेटा आपने रिप्रेजेंट किया है वो भी बिल्कुल साफ झलकना चाहिए, कि इसमें इस तरह का डेटा तुरंत देख के समझ में आना चाहिए कि इसमें है क्या, तालिका में क्या चीज दर्शाया जा रहा है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें बचा हुआ तालिका के प्रकार, कितने प्रकार की तालिकाएं बनाई जाती है, उसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों मुझे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।